इसमें तो काफी कविता में सब हो गया, आत्मत्राण भी हो गया। नहीं, उसका क्वेश्चन अभी बाकी है। हो गए? आज मैंने लिखा था क्वेश्चन आंसर करके। ठीक है, चलो फिर करते हैं। ग्रामर का तो क्वेश्चन हो चुका है ना? पूछती हूँ उनके पास होगा तो। पतझड़ में टूटी पत्तियां, ये पाठ का नाम तो ये है, लेकिन इसके अंदर दो स्टोरी है। एक है गिन्नी का सोना, दूसरा है जहन की रेत। तो गिन्नी का सोना में क्या है, उसमें गांधी जी के व्यवहारवाद और आदर्शवाद के बारे में बात की गई है। और जहन की रेत में है कि जापान में लोग किस तरह से जिंदगी को जी रहे हैं, मतलब वो काम को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के चक्कर में उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही, उसके बारे में बताया गया है। जापान के लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका से होड़ कर रहे हैं। होड़ करना मतलब कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे भी आगे बढ़ना है। इस वजह से वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति, यानी वो मनोरुग्ण हो रहे हैं। मनोरुग्ण मतलब मानसिक रोगी हो रहे हैं। रुग्ण मतलब बीमार ना, तो इस तरह से वो मानसिक रोगी हो रहे हैं। चलो, पतझड़ में टूटी पत्तियां शुरू करते हैं। बुक तो लाए हो ना? सबसे पहले लेखक परिचय जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रवींद्र केलेकर। रवींद्र केलेकर का जन्म 1925 में हुआ था और मरे थे 2010 में, यानी 85 ईयर्स के हो गए होंगे ना। 7 मार्च 1925 यानी 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रवींद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। सहज मतलब आसानी से, सरलता से वहां तक पहुंचने की कोशिश रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रवींद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। मतलब कोंकणी और मराठी में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कोंकणी में, फिर मराठी में और हिंदी और बाकी के गुजराती में कुछ एक, मतलब एक दो ऐसे पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट भी किया है उसको। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर के प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवा राज्य सुर, सविधा सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, अब मेन पाठ में आ जाइए। पाठ में क्या बताया गया है, यहाँ पर व्यवहारवाद को पढ़ने का जरूरत नहीं है इतना। इसमें पहले वाले में गिन्नी का सोना क्यों कहा गया, गिन्नी का सोना क्या होता था?
सोना कितने कैरेट का होता है, मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन लोग मोस्टली कैसे कितने का बनवाते हैं ज्वेलरी? 22। क्यों? क्योंकि वो मजबूत होता है और उसमें तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं। जो शुद्ध सोना होता है उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं बन पाती। उसका रीजन होता है कि गोल्ड सॉफ्ट होता है, जरा सा भी दबाव पड़ता है तो मुड़ जाता है। लेकिन अगर उसमें गिन्नी मिलाकर बनाया जाता है तो वो मजबूत होता है और वो उसकी बारीक से बारीक डिजाइन भी बनाई जा सकती है, इससे उसको मिलाकर 22 कैरेट का बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया कि जिस तरह से शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर गिन्नी बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है और वो मार्केट में ज्यादा चलता है, लोग उसको ज्यादा मानते हैं, उसी तरह से आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाकर सिर्फ आदर्शवाद को लोग पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करना मीन्स कि आदर्शवादी लोग बहुत शांत होते हैं, वो किसी की किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की कमियां नहीं निकालते, बहुत ज्यादा ऐसा हाई फाई मतलब दिखावा नहीं करते। तो ऐसे लोग को लोग पसंद करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन जो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, भले वो दूसरे का मजाक उड़ा के हंस रहा हो, मजे कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि गिन्नी का सोना, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट, गिन्नी का सोना मतलब जिसमें तांबे की मिलावट होती है उसको गिन्नी का सोना बोलते हैं। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। इसके गहने क्यों बनवाती हैं? क्योंकि उसमें डिजाइन ज्यादा मिलता है, मजबूत होता है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होता है। शुद्ध आदर्श यानी आदर्शवादी लोग जो होते हैं, जो आदर्श बताया गया है, वो शुद्ध सोने की तरह होता है। चंद लोग उसमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। चंद मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, आदर्शवाद में थोड़ा सा व्यावहारिकता का तांबा मिला देते हैं और फिर उसको चलाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। ऐसे लोग जो शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर यानी आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाकर चलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। समझ में आया? देखो, व्यवहार आदर्शवाद मतलब जो आइडियल लोग होते हैं, जो अपने आदर्श पर चलते हैं। व्यवहार मतलब होता है जो लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत कर, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग दूसरे का मजाक उड़ाएंगे लेकिन आपके साथ मस्ती मजाक करेंगे। कहने का मतलब है कि जो सबसे मिलजुल कर रहे, घुल मिल कर रहे, वो सच झूठ सब ऐसा मतलब हर चीज को मानते हुए चले, ऐसा उसका एक यही नहीं होना चाहिए कि मुझे गलत नहीं करना, मुझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना, मुझे किसी के साथ गलत व्यवहार, वो चीज उनका नहीं होता। वो ऐसे करने वाले कौन होते? आदर्शवाद होते हैं। और जो लोग उनका हुआ नुकसान तो क्या हुआ, मैंने मजे तो कर लिए, इस टाइप वाले जो लोग होते हैं उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो व्यवहारवादी बोले जाते हैं। जो लोगों के साथ बातचीत करे, मस्ती करे, व्यवहार अच्छा से करे, उनको व्यवहारवादी। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है। अभी वही कहा गया ना कि जो चुपचाप रहेगा, अपने में शांत रहेगा, ज्यादा किसी को से बातचीत नहीं करेगा, तो लोग ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जब लोग व्यवहारवादी लोगों को तारीफ करते हैं, मान लो एक लड़का बहुत शांत है, पढ़ने में अच्छा है, क्लास में चुप बैठता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाता, कुछ भी नहीं करता, और एक लड़का है कि सबका मजाक उड़ाएगा, मस्ती करेगा, टीचर के सामने ऐसे करेगा, पीछे मजाक टीचर का, मतलब कहने का मतलब कि हर जगह जो एडजस्ट होता है, हर जगह मस्ती कर लेता है, वो व्यवहार है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना, जो सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, हर जगह आए रहते हैं, आगे आगे रहते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि
की व्यवहारिक सूझबूझी आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है। समझ में आया? फिर है, चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। गांधी जी क्या थे? आदर्शवादी भी थे, लेकिन वो सबको साथ में लेकर चलते थे ना, तो सबको साथ में लेने के लिए उनको व्यवहारवादी भी बनना पड़ा, व्यवहारवादी भी बनना पड़ा कि सबके साथ बातचीत करें, सबको कन्विंस करें, सच झूठ जो भी है वो सबके साथ अच्छे से बात करें। तो इसलिए लोग उनको क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। व्यावहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते। देश उनके पीछे ना आता। यहाँ पर क्या कहा गया कि गांधी जी ने क्या किया? आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाकर उसको आगे बढ़ाया, तभी लोग उनके साथ चले। अगर वो सिर्फ आदर्शवादी होते तो लोग उनके पीछे नहीं जाते। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। इसमें क्या कहा गया कि गांधी जी कभी भी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर यानी नीचे नहीं आने देते थे। वो व्यवहार में आदर्श को मिलाकर उसको और ही ऊंचा बनाते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। अभी जैसे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे कि सोना है तो उसमें तांबा मिला दिया, वो तांबे में सोना मिलाते थे, मतलब अच्छाई को मिलाते थे। तो इस तरह से इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। आगे, व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारवादी लोग क्या होते हैं? पहले वो फायदे का देखते हैं, ये काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो अपना देखते हैं। ये नहीं कि ये सही है गलत है, इससे समाज पर लोगों पर क्या इफेक्ट होगा उसका उनको नहीं पता। वो पहले देखते हैं कि इससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन? व्यवहारवादी लोग। ठीक है, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, अन्य मतलब दूसरों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों को के साथ गलत व्यवहार करके धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, तो क्या वो आगे बढ़ जाते हैं? बढ़ते हैं। एक बार तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से नीचे आते हैं। सही रास्ते पर चलने वाला रास्ते में प्रॉब्लम्स आती है, उसके स्लो उसका ये होता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। लेकिन ये जो व्यवहारवादी लोग होते हैं जो दूसरों को धोखा देके कैसे भी करके खुद को आगे बढ़ाते हैं और बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो उसी स्पीड में नीचे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि खुद ऊपर चढ़े, अन्य से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े। अब सही बात क्या है कि खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले जाए चले, यही महत्व की बात है। आप खुद आगे बढ़ो, अपने साथ साथ बाकी लोग जो आपके हैं, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी जो भी हैं, उनको भी उनके अच्छे के लिए भी सोचो, तो वही महत्व की बात होती है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। ये काम किसने किया है? आदर्शवादी लोग। वो सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये काम व्यवहारवादी नहीं, व्यवहारवादी सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ ही, मतलब समाज के पास अगर कुछ शाश्वत मतलब जो मुख्य मूल्यवान चीजें हैं, यानी जो नष्ट ना होने वाली चीजें हैं, वो है तो किसकी वजह से? आदर्शवादी की वजह से है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। व्यवहारवादी लोग क्या करते हैं? समाज को नीचे ही ले जाते हैं, क्योंकि वो अपने फायदे का देखते हैं। समाज में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, उससे उनको मतलब नहीं होता, इसलिए समाज को वो गिराते ही है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन आंसर करोगे तो और क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे तो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या कहा गया? आदर्शवाद और व्यवहारवाद। आदर्शवाद जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, आदर्श अपने आइडल मार्ग को चुनते हैं। व्यवहार यानी वो अपने फायदे का, सबसे मिलके भी रहेंगे और फायदा अपना ही देखेंगे। आदर्शवादी लोगों से कम बात करेंगे, लोगों का कम ये करेंगे, लेकिन वो सबके बारे में सोचेंगे। ठीक है, उसी तरह से सोने को आदर्शवाद और व्यवहारवाद से तुलना की गई है। शुद्ध सोने की आदर्शवाद से और गिनी के सोने की व्यवहारवाद से। ठीक है, अगला
सेम की डे। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ पर कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया, मानसिक मतलब मेंटल। यहाँ के 80% लोग मनोरोग हैं, फीसदी मतलब परसेंट, 80% लोग मनोरोग हैं, मनोरोग मतलब मानसिक रोगी हैं। इसकी क्या वजह है, कहने लगे, लेखक ने पूछा इसकी क्या वजह है, तो उनके मित्र ने कहा, कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। मुंबई में भी ऐसा ही है ना, ये तो जापान की कहानी है, लेकिन अपनी मुंबई में भी ऐसी ही है ना कि सब चलते नहीं दौड़ते, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अकेले रहने पर भी इंसान अपने से बात करता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, ये सारी चीजें वही कहा गया है। हम जब अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन करने लगे, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक स्पीड रफ्तार से दौड़ने लगता है। आपका दिमाग बहुत तेज होता है, सबसे तेज चलता है दिमाग में, यहाँ बैठे हो, जाने कहाँ घूम के आएगा, किसी भी चीज से जाओगे तो उतनी स्पीड में नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ वही कहा गया कि दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। और ऐसे समय में जब आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा कुछ दिमाग में चलाते हो, तो काफी समय तो चलता है। एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत दिमाग, ये करना है, वहाँ वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना, उसने ये नहीं किया, वो नहीं, ऐसा चलता है। तो ऐसे लोग क्या परेशान रहते हैं, उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है, मेंटल प्रॉब्लम होने, पागल नहीं होते, यानी वो दिमाग उनका कभी भूलने लगते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनको समस्याएं आती है। वही कहा गया कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, पूरा इंजन टूट जाता है, यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। ठीक है, शाम को मुझे एक चीज, अब लेखक क्या बोलते हैं कि लेखक के मित्र उनको शाम को एक टी सेरेमनी मतलब वहां पर चाय पीने की, ऐसे नहीं कि जहाँ जो बैठा वो चाय पी, वहां एक लोग जब थक जाते थे या लोगों को जब मन होता था शांत रिलैक्स होने का, तो वहाँ एक जगह थी जहाँ पर लोग चाय पीने जाते थे, और चाय पीने जाते थे तो वहाँ पर कुछ बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से बैठते थे, चाय पीते थे और वहाँ पर मन को शांति देती थी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कहीं शादी पार्टी में गए, वहाँ गाना बज रहा है, तो गाना बजता है तो आवाज पूरे टाइम आपके उसमें चलती है, दिमाग शांत नहीं होता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए होती है ना, अरे बस बहुत हो गया, आपको हेडेक हो रहा है, यहाँ से जाना है। जब आप शांत जगह पर आते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब लोग थक जाते थे काम करके और इतना ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर लगने के बाद, तो वहाँ जाकर चाय पीते थे। शाम को वो मुझे टी सेरेमनी में ले गए, चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू, जैसा लिखा है उसी तरह से एग्जाम में दिखाता है कि जापानी में चाय पीने की प्रथा को क्या कहते हैं, तो चा नो यू कहते हैं। ठीक है, इस विधि को, प्रथा नहीं, इस विधि को, चाय पीने की इस विधि को चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, कहाँ पर, जहाँ पर लेखक और उनके मित्र चाय पीने गए थे, वहाँ की बात बता रहे हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर तख्ती की दीवारों वाली और तातामी मतलब चटाई के जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मतलब जो घास से बनती है उसको पर्णकुटी बोलते हैं। तो उससे वो बनी हुई थी। बाहर बैठक सा एक मिट्टी का बर्तन था, बैठक मतलब बहुत बड़ा सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाची बैठा था, चाची मतलब जो चाय बनाकर खिलाता था। हमें कहकर
झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। अगर आपने जापानी में कुछ भी सीरियल या कुछ भी देखा होगा तो जापान के लोग क्या पूरा कमर से झुककर प्रणाम करते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया कि वह कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो मतलब आइए तशरीफ लाइए, यानी आइए बैठिए। दोजो कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई कि आपको कहाँ बैठना है, वो जगह बताया उसने। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से, इतना शांत गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। मतलब वो इतनी शांति से कर रहा था कि जैसे जय जयवंती मतलब एकदम शांति देने वाला जो एक मीठा मीठा सॉन्ग जिसको बोल सकते हैं, उस तरह से लग रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय ये खदबदाना जब पानी बॉईल करो तो उसमें से बुलबुले की आवाज आती है ना, जब पानी ज्यादा बॉईल होने लगता है, उसी को यहाँ खदबदाना बोला गया कि पानी के खदबदाना यानी पानी के उबलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इतनी शांति वहाँ पर थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, उसने मतलब चाची। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। 3 मित्र यानी लेखक के मित्र और वो चाची, बस एक ही लोग ही थे। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। ज्यादा लोग जाएंगे तो बातचीत करेंगे तो आवाज होगी, फिर डिस्टर्बेंस होगा। और वहाँ शांति के लिए जाते हैं तो सिर्फ 2 लोगों की परमिशन है कि 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं। और वहाँ पर वो चाची ने मिलाकर की। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक घूंट चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। 1.5 घंटे तक लोग लेखक चाय पी रहे थे और 2 घूंट यानी थोड़ी सी चाय पी तो 2 घंटे तक एकदम आराम से रिलैक्स होकर पी रहे थे। सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। मैंने क्या बोला था कि जब अभी आप कहीं शादी पार्टी कहीं भी आवाज वाली जगह पर जाओ, वहां से जब घर आते हो तो काफी देर तक आपको कान में वही आवाज गूंजती रहती है ना। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो गाना आप वहां सुन के आए, वो जो आवाज कान में थी, लगता है जैसे अभी भी वो बज रही है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अभी तो सन्नाटा सुनाई देता है क्या? हाँ, सुनाई देता है। आप कमरे में अकेले हो, कमरा खाली हो, अकेले हो, कुछ आवाज नहीं हो, फिर भी लगता है जैसे दीवारें बोल रही है। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर सामान कम हो गया, ऐसा नहीं एकदम खाली, कम सामान हो, भरा रहेगा तो इतना नहीं फील होगा, कम सामान रहेगा तो भी पता चलता है कि जैसे दीवारें बोल रही हैं। तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। यहाँ तक समझ आते हैं? अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। गुजरे दिन मतलब बीते हुए दिन, अरे वो भी क्या दिन थे, मैंने स्कूल में ये किया, मैंने फ्रेंड्स के साथ वो किया, ये सब भी होता है, बीता हुआ पल खोए रहते हैं। या फिर उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में, अरे मैं वहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ ये देखना है, वो देखना है, इस तरह से लोग लगे रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल। भूत मतलब जो बीत चुका है, भविष्य मतलब जो फ्यूचर मतलब आगे आने वाला है। असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। क्यों? एक तो बीत चुका वापस नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो क्या आएगा वो पता नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों ही काल मिथ्या है यानी झूठ है। जो सही है वो क्या है, वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम। एक चला गया, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल हो गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब जिसका कभी अंत न हो, ऐसे इतना ज्यादा वो फैला हुआ है।
जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। ज़ेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। या जो परंपरा यानी जो प्रथा बनाई गई है चाय पीने की, ये जापानियों को बहुत बड़ी देन है वो जो की गई है। समझ आया? ये बहुत ऐसा कुछ स्टोरी अलग से नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में बहुत बारीकी से जानने की ज़रूरत है। जैसे कोई कहानी होती तो पूरी कहानी होती, लेकिन इसमें पहले वाले में जो है वो गिन्नी का सोना वाले में शुद्ध सोने को आदर्शवाद से जोड़ा है, गिन्नी के सोने को व्यवहारवाद से जोड़ा है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं वो बताया गया है, गांधी जी को क्यों कहा गया वो क्वेश्चन में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के प्रश्न और ये सब आएंगे उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टोरी तो है नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी बना सकोगे। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, ज़ेन की देन, यानी जापान के लोग कहाँ से, अमेरिका से किस तरह से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ के लोग मानसिक रोगी बन रहे हैं, वो चीज़ें बताई गई। चलो इसमें वो पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं पूछती हूँ, देखिए जरा है क्या। इसमें कहीं टिक मत लगाना बेटा, ठीक है, कहीं टिक मत लगाना, अभी काम करते थोड़ा। पेज नंबर 89 निकालो, खुला है ना? हाँ चलिए, शुद्ध सोना किस बात का प्रतीक है? हाँ, गिन्नी किस लिए चमकती है? कौन से सोने को शुद्ध कहा जाता है? हाँ, पतझड़ में टूटी पत्तियां का लेखक कौन है? ये लेकर। हाँ, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता के प्रयोग करने वाले को। आगे, शाश्वत मूल्य किनकी देन है? आदर्शवादियों की देन। ठीक है, शुद्ध आदर्शों की तुलना किसके साथ की गई है? शुद्ध सोने के साथ। व्यवहारवादी लोगों का समाज को क्या योगदान है? समाज को गिराना नहीं लिखा है ऊपर? अच्छा हाँ, ऊपर लिखा, सबसे पहले लिखा नहीं, सबसे पहले ये ऊपर ही लिखा है, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है, सील पैसेज में। हाँ, लेखक के अनुसार कुछ लोग गांधी जी को क्या कहते हैं? हमेशा सजग कौन रहता है? इसको बोलते हैं एक्टिव, जिसको बोल सकते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, आगे देखिए, ये और भी है। जीवन की रफ्तार बढ़ने का क्या तात्पर्य है? कामना के कारण बहुत अधिक काम। हाँ, पकना किन स्थितियों का प्रतीक है? नो, तनावग्रस्त मनोदशा का प्रतीक है। इंसान तनाव में होता है तो बकबकाता रहता है। ठीक है, जापानी लोग अकेले होने पर क्या करते हैं?
होठों में ही बड़बड़ाते हैं, जब अकेले होते हैं तो भी वो बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है। जापान में लोगों के दिमाग का तनाव क्यों बढ़ता है? अपनी क्षमता से अधिक काम करना। तीनों उपर्युक्त सभी, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं। धनी देश से वोट कर रहे हैं, धनी देश अमेरिका से वो अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है। यही होगा मुझे लगता है। कौन सा है ये आपका चौथा? हाँ, परियुक्त सभी जीरो करेगा। तेज जीवन जीने का क्या दुष्परिणाम होता है? जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक। फिर गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है? तनाव। हाँ। जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है तीव्र गति से कार्य का निष्पादन। अब असर्शन रीजनिंग टाइप का ये है कथन कारण, जो सही हो बताना है। दोनों ही काल मिथ्या है, क्योंकि व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है। इसमें से कौन सा रहेगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा रीजन कथन असर्शन ही सही वाक्य करता है। हाँ, सही व्याख्या करता है। दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है? अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड का इंजन दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए। नो, क्या कहा गया? दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें क्यों लगाया जाता है? स्पीड बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ना। अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण है? लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा विस्तृत, क्योंकि ना पुराना याद था ना आगे का याद कर रहा था, तो जो अभी का टाइम है वो बहुत बड़ा लग रहा था। अनंत काल जितना विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ यानी बहुत बड़ा। ठीक है। अगला, वहां एक समय में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था? अधिकतम 3। नो, दो ही को प्रवेश दिया जाता था, एक तो वहां ऑलरेडी पहले से रहता था। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक, ओके, 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। 3 से अधिक, अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को। ठीक है, आपका करेक्ट था। मैंने कहीं याद था कि पढ़ा था कि 2 ही। कप में कितनी चाय दी गई थी? 2। निम्नलिखित में से सही और को बताना है। हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, अतीत चला गया और भविष्य भी आया नहीं है। कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चाय की चुस्कियों का दौर कब तक चलता रहा? कितनी देर वो लोग चाय पी रहे थे? 1.5 घंटे तक। कौन से दोनों काल मिथ्या बताए गए हैं? भूत और भविष्य। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आप जो है टिक तो लगाना नहीं आपको, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में लिखाऊंगी, आंसर आप वहां से लिखोगे। ओके, ठीक है।
गया क्या तुम लोग का संचयन का लास्ट चैप्टर? टोपी शुक्ला भी हो गया, तो सिर्फ इसका लास्ट बचा है और कविता में कुछ नहीं है, एक ही चैप्टर बचा है, ग्रामर में भी कुछ नहीं है, तो बस अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर तुम लोग का रहेगा। इतनी जल्दी इस बार खत्म हो गया। स्कूल में कितना हुआ अभी? कविता का सब हो गया है और ये पार्ट बाकी है, इसका लास्ट वाला पार्ट बाकी है, टोपी शुक्ला बाकी है अभी? मुझे लगा कि इतनी जल्दी टोपी शुक्ला में भी 2 लेक्चर जाएगा ना, वो बड़ा चैप्टर है। और इसका एक चैप्टर बाकी कारतूस, इसमें कारतूस बाकी है और एक टोपी शुक्ला में बाकी, बाकी ग्रामर सब हो गया और कविता सब हो गई। अच्छा, तो अभी 3 बाकी है वहाँ पे। इसका है क का चौथा चैप्टर क्वेश्चन, क का चौथा, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 4।
साथ में होमवर्क भी है, ये नंबर लिख लेना। जो ना समझ में आए वो पूछो।
विश्व से भाईचारा, बंधु मतलब भाई होता है ना, विश्व के साथ भाई जैसा व्यवहार, यानी एक होकर रहना, पूरा संसार एक होकर। चलो ब्रेक ले लो, कंटिन्यूअसली ब्रेक ले लो, फिर आगे करना। ओके, रहने दो इसका।